जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है बड़ा बम शेल है और मेरा ख्याल इसका क्रेडिट जो है डेफिनेटली आपको पता है हम बड़े थोड़े से कंजूस हैं इमरान खान साहब को क्रेडिट देने में, क्योंकि हम समझते हैं हुक्मरान जो भी काम कर रहे होते हैं उनका काम ही होता है अच्छा काम करना ही उनकी ड्यूटी होती है। लिहाजा अगर अच्छा काम किया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कि लोग, लेकिन वो इसके बावजूद भी कहते हैं कि नहीं जी कि आप अच्छी चीज़ें अप्रिशिएट होनी चाहिए, जहाँ पे हम उनकी बुरी चीज़ें गलत चीज़ें ये आवाम के सामने ला रहे होते हैं तो वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी आनी चाहिए। डेफिनेटली मैं कहूँगा बड़ा स्टेप है कि जो उनके एडवाइज़र थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एडवाइज़र के हैं या स्पेशल असिस्टेंट जो हैं, तो उनकी तमाम ये उनके एसेट्स, उनकी नेशनैलिटीज़ और दीगर चीज़ें जो सामने लाई गई। एक उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान के लोगों को पता चला है कि इतनी बड़ी तादाद में जो इनके एडवाइज़र्स हैं या इनके स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, उनके बिजनेसेस क्या हैं, उनकी नेशनैलिटीज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ पे उनके कंसर्न्स हैं, कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है। लिहाजा एक क्लियर और उस पर क्लीन चिट आ गया और मेरा ख्याल ये क्रेडिट इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट भी मैं कहूँगा उनको देना चाहिए कि जिन्होंने मुसलसल एक दबाव रखा उन्होंने अपने एडवाइज़र्स पे या उन पर स्पेशल असिस्टेंट्स पे कि आपको अपने ये तमाम एसेट्स हैं या नेशनलिटी जो हैं ये सामने लानी चाहिए। लिहाजा ये बड़ा फ़ैसला है और ये अहम फ़ैसला है। माजी में हम देखते थे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं छुपाई जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ें हैं वो सामने। और इमरान खान साहब के ये बड़े करीबी लोग हैं और डेफिनेटली ये कोई इतना आसान काम नहीं था मुझसे अगर पूछे। जुल्फ़िकार बुखारी साहब जो हैं इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, राइट हैंड कह लें, वट एवर अब जो भी कहें, उनके एसेट्स का सामने आना, डिटेल्स का आना, उनके नेशनलिटीज़ का पता चलना, कितने बिजनेस कंसर्न्स हैं पाकिस्तान में, उनका क्या है, उनका लंदन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब लोगों को बड़ी क्लियर पिक्चर एक मिल सकती है कि इमरान खान साहब से जब उन्होंने पूछा था अरशद शरीफ साहब ने कि ये बताएं कि ये जुल्फ़िकार बुखारी साहब जो हैं कौन है, तो उन्होंने कहा जी मेरे बहुत बड़े ये दोस्त हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जब अरशद ने पूछा तो उन खान साहब से कि ये बताएं बिज़नेस क्या करते हैं, तो खान साहब ने कहा ये मुझे पता नहीं है। एटलीस्ट अब खान साहब को मेरा ख्याल पता चल गया होगा कि उनके दोस्त वो जुल्फ़िकार बुखारी साहब जो हैं उनका एड्रेस है, अत्ता पता क्या है और वो कारोबार क्या करते हैं। एक तो उनका बड़ा डेफिनेटली क्रेडिट मैं कहूँगा बनता है, लेकिन इससे पहले जो क्रेडिट थोड़ा सा जाता है वो दो चार कुछ और लोग भी हैं, वो उनका भी जिक्र करता रहना चाहिए। इससे पहले कि मैं उसका आके उस पर रिव्यू करूँ इनका जितने भी इनके एसेट्स या इनके डिक्लेरेशन सामने हैं, वो मुझे याद पड़ता है कि सितंबर में ये 2019 की बात है, जहाँ पे एक नदीम बाबर साहब ने और उमर अयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें उन्होंने GIDC वगैरह जो था वो मशहूर ज़माना टैक्स जिसमें 300 बिलियन रुपीज़ जो है ये बिजनेसमैनों को माफ़ किया जा रहा था, जो आवाम से टैक्स या किसानों से पहले ले चुके थे। उस पर बहुत सारी हमने स्टोरीज़ की और उसकी वजह से हम ज़ेर ताब भी रहे, शो भी बंद हुआ, वो लंबी कहानी है। खैर, तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उमर अयूब साहब और उन्होंने नदीम बाबर साहब ने। तो आमिर मतीन साहब जो हैं वो भी मौजूद थे उसमें ये मालिक भी थे, मैं भी था, उसमें काशिफ अब्बासी साहब भी थे, ये शहजाद इकबाल भी थे और भी बहुत सारे दोस्त थे जिनके नाम शायद इस फौरी तौर पर मेरे उसमें नहीं आ रहे। तो वहाँ पे आमिर मतीन साहब ने स्पेशली ये बड़ी बात की थी और उससे नदीम बाबर साहब से। तो उन्होंने कहा था जनाब वो तो छोड़ें, पहले आप अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपके बिजनेस इंटरेस्ट क्या हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में, अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करें। तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं अगले हफ्ते कर दूँगा। ये बात मेरा ख्याल जुमे की थी, तो उन्होंने कहा मैं अगले हफ्ते कर दूंगा, उस पर हो जाएंगे। तो आमिर साहब ने कहा पक्की बात, उन्होंने कहा जनाब उस पर बिल्कुल पक्की बात, आपको पता चल जाएगा। ये बात करूँ सितंबर की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 महीने सर, 10 महीने बाद अब जाकर डिक्लेयर किए कि वो भी कैसे डिक्लेयर किए। अरशद शरीफ साहब ने उसको फॉलो किया, उन्होंने ट्विटर पे उन्होंने लगाई बात की, इमरान खान साहब को टैग किया और एक उन्होंने क्वेश्चनर बना के भेजा उनको, खान साहब को, दीगर को, जनाब आपके ये जो लोग आए हैं पता नहीं कौन है, कहाँ से, अच्छे होंगे हम ये नहीं कहते, कुछ तो इनका बायोडाटा, कुछ इनका आगे पीछे कोई थोड़ा सा एड्रेस, कोई इनका हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को कि ये जो रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो वो बात बनी नहीं, वो रह गई वहीं पे। और ये अरशद शरीफ साहब के ट्विटर पे जाएं तो अभी भी पिन उन्होंने ट्वीट वहाँ पे किया होता है। उसके बाद जो फॉलो किया मेरा ख्याल है बड़ा फॉलो अप तो करते रहे वो सारे। आमिर साहब ने भी कई दफ़ा अपने TV शोज़ में कहा, मालिक ने बात की, हमने भी आपके उस पर तबले पे जो भी संगत थी हमने वो भी दी। अब उसके बाद जो बड़ा फॉलो अप किया वो गुलाम सरवर खान साहब ने किया, जो एविएशन के मिनिस्टर हैं। उन्होंने जब ये उस पर शाहजेब, ये आदिल शाहजेब जो है इसके हम TV के, तो उन्होंने उनके शो में कहा कि मेरे इर्द गिर्द तो ऐसे बहुत सारे एडवाइज़र बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं जिनका मुझे नहीं पता ये कौन है, कहाँ से
हैं, किस मुल्क से इनका तल्लुक है, कल को बैग उठाएंगे, उठा के निकल जाएंगे। और उन्होंने कहा हमारे तो एसेट्स यहाँ डिक्लेयर हैं, हमें तो सारा कुछ पता है कि हाँ हमारा एड्रेस भी लोकल है, इनका तो एड्रेस भी लोकल नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। तो उन्होंने जनाब कैबिनेट में बात की। फिर अगले हफ्ते उस पर कैबिनेट में जो मेरे ज़राए कहते हैं फिर बात हुई। वहाँ पर जो ये हमारे मकामी या पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं ऑलरेडी उनके एडवाइज़र्स की, स्पेशल असिस्टेंट की और उनकी आपस में नहीं बन रही। एक टग ऑफ वार कैबिनेट में मौजूद है, क्योंकि वो ये समझते हैं पैराशूटर्स हैं, ये बाहर से हैं, शौकत अजीज़ एंड कंपनी की तरह हफीज़ शेख साहब की तरह बैग उठाएंगे, निकल जाएंगे और फिर कभी दौ लगा तो फिर वापस आ जाएंगे। और जितनी भी यहाँ पे इस वक्त सवाल जवाब हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ भी होना है वो तो इनके कंधों पे है। वो पीटीआई के मिनिस्टर्स ने भुगतना है। ये महंगाई हो रही है, कोई यहाँ कंट्रैक्ट हो रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, कहीं पे प्रॉपर्टीज़ हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, बिजनेसेस हो रहे हैं। कल को सवाल जवाब तो मकामी ये जो है जिनके फॉरेन एड्रेसेस नहीं है उनको देना पड़ेगा। लिहाजा कैबिनेट में आपने शेख रशीद साहब को सुना होगा, उन्होंने खुल के बात की। फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने खुल के बात की है। और जो कैबिनेट में है उन्होंने भी दबाव डाला वहाँ पे कि भाई साहब आप क्यों नहीं अपनी डिटेल दे रहे। बल्कि इमरान खान साहब ने आखिर उन्होंने इस पर फैसला किया अपनी कैबिनेट के। उन्होंने उनको कहा, उनके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, कि जनाब ये आप अपने एसेट्स जो है डिक्लेयर करें। बाकायदा उसको बड़ी खबर के तौर पर रिलीज़ भी किया गया, उस पर ट्वीट भी किया गया, प्रोग्राम भी किया गया कि देखें कि खान साहब ने उनको हिदायत करे। उसके बावजूद, उनकी हिदायत के बावजूद 1.5-2 महीने उनको लगे हैं अपने ये जो है उनको डिक्लेयर करने में। जो वो कहते थे नदीम बाबर साहब जी हम 2 दिनों में डिक्लेयर कर देंगे, 10 महीने बाद डिक्लेयर किया, वो भी वज़ीर आज़म साहब और जो मिनिस्टर जो कुछ थे उनकी कंसिस्टेंट उसके पॉलिसी के बाद। बल्कि मिनिस्टर तो इतने ऑफेंड थे, ये स्पेशल असिस्टेंट या कुछ उनके एडवाइज़र हैं जिनके हैवी बिजनेसेस हैं, वो कहना शुरू हो गए थे कि भाई साहब इनके नाम इनके आ रहे हैं स्कैंडल में, यहाँ पे शुगर स्कैंडल हो, वीट स्कैंडल हो, आपके ड्रग्स की आपकी स्कैंडल आ रहे हों, या आपके उसके बाद शुगर का, जैसे मैंने कहा वो बिजली का सबसे बड़ा स्कैंडल आया था, वो देखा उन्होंने। तो वो कहते हैं इनमें नाम तो इन लोगों के आ रहे हैं जिनके वो हैं बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और उसका दिफा हम लोगों को टीवी पे करना पड़ता है, हमें वहाँ पे सुननी पड़ती हैं, उसकी कैसे पीपल्स पार्टी की भी सुननी पड़ती हैं, हमें जनाब जाके वहाँ पे उस नवाज लीग की भी सुननी पड़ती है, मीडिया की भी सुननी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना कि हमारी जेब में तो कुछ नहीं आ रहा, खा पी ये रहे हैं, और उसका वो है। सो एक नेचुरल टग ऑफ वार वहाँ पे शुरू हो गई थी कैबिनेट में। और जो दबाव मिनिस्टर्स ने बढ़ाया, ये उनका क्रेडिट है कैबिनेट में। ठीक है, आमिर मतीन साहब को क्रेडिट होगा, उन्होंने बात उठाई, अरशद शरीफ का होगा, लेकिन मुझे दाद देने उन मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट में बैठे थे, जिन्होंने कंसिस्टेंटली इसको फॉलो किया कैबिनेट में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी जाता है कि बड़े करीबी लोग थे उनके, इसके बावजूद उनका क्रेडिट है कि उन्होंने कहा नहीं दबाव आ रहा है, लोग हमसे पूछ रहे हैं। अगर बाकी कैबिनेट के मिनिस्टर जो हैं वो ये बातें कह रहे हैं, तो अगर उन्होंने डिक्लेयर की हो तो इनको भी करना चाहिए। और लगता है 10 महीने अगर लगे हैं और मुश्किल हुआ है तो अगेन कहीं ना कहीं पर रेजिस्टेंस मौजूद थी। नदीम बाबर साहब के लिए मुश्किल था कि अपने एसेट सारे डिक्लेयर करें, और बहुत बड़ी तादाद में सामने अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को देख लें, उनके आना, या जुल्फ़ी बुखारी साहब का मुश्किल था, मुईज़ साहब आ गए हैं, फिर उसके बाद हम देखें शहबाज गिल साहब का आया है, प्लस और नेम एनीवन, उसके बाद इशरत हुसैन साहब का है। हमें पहले नहीं पता था कि उनके पाकिस्तान से बाहर कितने उनके इंटरेस्ट हैं या नहीं है। अब ये तो खैर चीज़ें हो गई। अब सवाल यह है कि होगा क्या। मैं सुन रहा था उनको, अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो उनके पीटीआई के जो मिनिस्टर हैं, तो उनसे सवालात ये किए जा रहे थे टीवी पे। मैं उनका शो देख रहा, बैरिस्टर शाम का समा टीवी पे, तो उन्होंने ये सवालात उनसे पूछे कि जनाब अब क्या होगा, क्योंकि इमरान खान साहब सो बड़ा ये क्लियरली कहते थे कि जनाब के जो भी फॉरेन नेशनल होल्डर हैं, ये इनकी वफादारियाँ जो हैं डबल नहीं हो सकती, और इनको आप यहाँ पर नहीं ला सकते। बहुत सारे क्लिप्स हैं उनके इस इशू पे। वो तो हमेशा कहते थे कि बैरून मुल्क जो हैं, मतलब ये जिनके आके डुअल नेशनल हैं, वो क्योंकि उन्होंने वहाँ का भी हलफ उठाया हुआ है, यहाँ का भी उठाया हुआ है, तो दोनों उनके डिवाइडेड उनकी लॉयल्टीज़ हैं। लिहाजा इमरान खान साहब बड़ा स्ट्रिक्ट उनका रहा है, बल्कि वो बड़ा हिट करते थे इस पर पीपल्स पार्टी को और नवाज लीग को स्पेशली, कि आप लोग बहुत सारे उन दोनों ने भी किए हैं। उनके अदवार में बहुत सारे जो हैं, बल्कि बहुत सारे उसमें शरीफ खानदान जो है वो न्यूयॉर्क का एक होटल चलाने वाले साहब को ले आए थे, जो उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम आते, उनको उठाया और यहाँ पे उन्हें सेनेटर भी बना दिया। बहुत सारे थे जिनको ओहदे भी दिए गए थे, जिनकी फॉरेन नेशनलिटीज़ थी, बड़े बड़े ओहदे मिले। सो अब वो इमरान खान साहब हिट करते थे, लोग उस वक्त उनकी बात को अप्रिशिएट भी करते थे कि ठीक कह रहे हैं। और प्लस ये जो सबसे बड़ा स्टैंड था इनका, कि ये जो अकामे होल्डर जो हैं, जो आपको पता होगा, उन पर उन्होंने पूरी एक उन्होंने आकर उस पर कंपेन रखी, पनामा इशू में सामने चीज़ें आई, इवन नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाई हुए इस चीज़ पर, फिर हमने देखा उसका ख्वाजा आसिफ साहब के सामने आई, फिर हमने देखा इसके बाद एहसन इकबाल साहब की आई, और पीपल उनके आना शुरू होते। पता ये चला इमरान खान साहब
कहते थे कि डुअल नेशनलिटी या रेजिडेंसी परमिट या ग्रीन कार्ड इसलिए रखे जाते हैं कि जनाब कि आपने कल को ये उस पर आके मनी लॉन्ड्रिंग करनी है या आपने कुछ वहाँ पे अकाउंट्स खुलवाने हैं जो पाकिस्तानी एड्रेस के नहीं होंगे तो आपको पाकिस्तानी को डाटा नहीं मिल सकेगा, ये था। अब ये पता चला है कि उन्हीं के अपने लोग जो हैं, किसी के पास रेजिडेंसी है, किसी के पास ग्रीन कार्ड है, किसी के पास या नेशनलिटी है, ये सारी चीज़ें। अब इमरान खान साहब ये कह सकते हैं, बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बात नहीं समझते कि जब हम ये बात कहते हैं तो आप लोगों का वो नहीं होता, एक इस पर डुअल नेशनल के हवाले से पहले भी हुआ था, आपको पता होगा, ब्यूरोक्रेट्स 25,000 ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनके पास फॉरेन नेशनलिटीज़ हैं, कमा खा पी यहाँ से रहे हैं, बच्चे बह रखे हुए हैं, अब उनको कहाँ से फंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में इतना बड़ा यहाँ पे लोन बढ़ गए, करप्शन हुई है, पैसा किया है, कर्जे गए, ये कहाँ से पैसा है? इसी ब्यूरोक्रेसी ने यहीं से कमाए। 25,000 ब्यूरोक्रेट्स के बारे में आगे फॉरेन नेशनलिटीज़ हैं। अच्छा, उनके बीवियों के बारे में है, अभी यहाँ फॉरेन ऑफिस की बहुत सारी बड़ी लंबी डिटेल आई थी, उनकी बीवियाँ जो हैं, ये स्पाउसेस जो हैं वो फॉरेन वो है ये उसके नेशनल हैं। एक आता है ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, कल को आपके आप नेशनल इंटरेस्ट हैं वो आपके कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। और उस पर बहुत बड़ा ये भी इल्ज़ाम आता है कि ये लोग जो हैं यहाँ 60 साल की उम्र तक यहाँ रहते हैं, नेशनलिटीज़ बाहर के लेते हैं, दरमियान में छुट्टियाँ करके वापस आ जाते हैं और फिर जो ही रिटायर होते हैं बोरा बिस्तर बांध के ये बाहर मुल्कों में वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। बच्चे इनके पहले से होते हैं, कमाया इन्होंने यहाँ से होते हैं। सो ये एतराज़ात भी आते रहे हैं। इस पर पहले मुझे याद है सुगरा इमाम साहब ने सेनेट में कहा था कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो पाबंदी नहीं लगने दी DMG वालों ने। इन्होंने नहीं होने दिया बैन कि या आप यहाँ सर्विस कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में या बैरून मुल्क आप नेशनलिटी ले ले, सो उनको भी इजाज़त है। एक लॉ है जिसके तहत आप कौमी असम्बली के मेंबर नहीं बन सकते अगर आपके पास फॉरेन नेशनलिटी है। अब जो लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल है कि MNA नहीं बन सकते कि शायद आप पॉलिसी मेकिंग पे इन्फ्लुएंस करेंगे। दूसरी साइड पे आपने ऐसे स्पेशल असिस्टेंट रखे हुए हैं, उनको स्टेटस दिया हुआ है मिनिस्टर का, जो सीधे कैबिनेट में बैठे हैं। मतलब जुल्फी बुखारी साहब हैं, वो ब्रिटिश नेशनल हैं, अब उनकी चीज़ें आ गई हैं, वो सारे का सारा रूजवेल्ट को देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं ऑफ कोर्स पीछे से बैठ के। आपकी उस $1 बिलियन की डील जो है वो लोग उसमें शामिल हैं। वो उसके बाद वो कतर भी जाते हैं, हर हवाई दौरे में भी शामिल हैं, अपने बिजनेसेस को भी देख रहे हैं। अच्छा, माजी में भी हमने ऐसे जैसे मैंने कहा चीज़ें दी कि इमरान खान साहब या हमारा कानून जो है ये किस तरह का कानून आपने बनाया हुआ है कि आप पार्लियामेंट में तो बंदा बैठने नहीं देते कि वो MNA सेनेटर नहीं बन सकता, लेकिन वो वजीर बन के कैबिनेट में फैसलों में बैठ सकता है, वो टास्क फोर्स के मेंबर बन सकता है, उसको तमाम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस है, वो खुद बैठ के उसमें डिबेट में हिस्सा लेता है। समरीज आते हैं, हर समरी पे क्लासिफाइड लिखा हुआ है, हर समरी पे वहाँ पर सीक्रेट लिखा हुआ है। कौन सी ऐसी मीटिंग है जिसमें शरीक नहीं होते? जब आप कैबिनेट में बैठ गए हैं तो उसके बाद क्या रह जाता है? सो ये कह देना जी हमने पहले उसको क्विट कर दिया है या हम जी रेजिडेंसी ले लिए तो हमने जी 6 महीने का मसला होता है, फलां का होता है। दीज आर द डिवाइडेड आपके इंटरेस्ट हैं, ये सारे के सारे इमरान खान साहब पे उस पर आएगा। और अली मोहम्मद साहब ने जो बात की, मैं आखिर में कहूँ, जो पूछा गया कि इमरान खान साहब तो खिलाफ थे इन चीज़ों के कि फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो इतने टॉप पोजीशंस पे नहीं आ सकते, अब क्या करेंगे? तो अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ा खूबसूरत लेकिन मुश्किल जवाब दिया। उन्होंने कहा अब इमरान खान साहब को देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। मतलब ये था जो पूछा जा रहा था, क्या इनको सैक करेंगे, ये जिनकी फॉरेन नेशनलिटीज़ निकल आई हैं, जिनके दीगर वो हैं, उनका क्या करेंगे? तो अली मोहम्मद साहब तो ये कह रहे थे जी इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जब इतना बड़ा उन पर दबाव पड़ रहा है और उनकी पूरी की पूरी टीम जो है मोस्टली 20 के करीब जो है, 20 में से 7-8 की निकल आई हैं, खान साहब के लिए मेरा ख्याल आने वाले दिनों में इनके TV टॉक शोज़ में दबाव बढ़ेगा, आवाम में बढ़ेगा, मीडिया में बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा कैबिनेट में बढ़ेगा। सो देखते हैं इमरान खान साहब जो हैं क्या जिस तरह उन्होंने बोल्ड फैसला किया कि इनके एसेट्स और नेशनलिटी डिक्लेयर होनी चाहिए, एक और बोल्ड फैसला ले सकेंगे कि जनाब ये बैगेज है मेरे लिए और मेरे अपोनेंट्स जो हैं वो हिट करेंगे, इन्हीं को बहाना बना के इन्हीं के शोल्डर्स पे तोपों गन्नों का रुख होगा मेरे तरफ, तो लिहाजा बेहतर है कि इनसे जान छुड़ा ली जाए। ये बड़ा फैसला होगा। देखते ये हैं कि इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है, बड़े फैसले कर सकते हैं। ये असल उनका बड़ा फैसला है, बिग टेस्ट है, क्या वो इम्तिहान पास कर सकेंगे? ये आने वाले दिनों में हम देखते हैं।